नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। चलिए आज बात करते हैं नवनिर्मित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की। बहुत ही तामझाम से इसका उद्घाटन किया गया है। आखिर कहा जाता है इसको कि नवनिर्मित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नई बोतल में पुरानी शराब। जी हाँ, नई बोतल में पुरानी शराब। नवनिर्मित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर हम एक गहन समीक्षा करते हैं। नेपाल की वाम राजनीति एक बार फिर एकता के नारों से गूंज उठा है। माओवादी, एकीकृत समाजवादी तथा 8 अन्य दलों मिलकर एक पार्टी का रूप दिया है, जिसका नाम रखा गया है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी). पार्टी के संयोजक में पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी हैं और सह संयोजक में माधव कुमार नेपाल जी हैं। घोषणा के अनुसार 6 महीना के अंदर महाधिवेशन करवाया जाएगा और 1000 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति बनाई जाएगी। लेकिन इस एकता की घोषणा के साथ साथ देश भर में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या यह वाकई एक नई शुरुआत है या फिर वही पुरानी सत्ता क्रीड़ा का नया संस्करण शुरू हो रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एकता की पृष्ठभूमि पर जाते हैं। अस्थिरता और अस्तित्व की चिंता। विगत 5 वर्षों में नेपाल की वाम राजनीति कई बार बिखरी है और कई बार जुड़ी है। 2018 में एमाले और माओवादी केंद्र ने इसे बड़े जोर शोर के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) बनाई थी। लेकिन उस समय एक उजूरी पड़ा सर्वोच्च अदालत में और उस उजूरी के तहत इस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी गई थी। सर्वोच्च अदालत में वह पार्टी गैर कानूनी ठहराई गई क्योंकि वही नाम पहले से ऋषि करेल के नाम पर पंजीकृत था। नतीजा यह हुआ कि एक ऐतिहासिक एकता 2 वर्षों में ही ढह गई और सभी पार्टी अलग अलग हो गए। अब जब जनता में वाम दलों के प्रति मोह भंग बढ़ गया है और युवाओं का रुझान नए वैकल्पिक की ओर जा रहा है, खास करके जेन जी आंदोलन के बाद, तो यह नया संगठन को अब पुनर्जीवन कहा जाए या पुनर्जीवन का प्रयास कहा जाए या एकता नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने की कोशिश कहा जाए। अब पुराने चेहरे, पुरानी मानसिकता। नवगठित पार्टी के प्रमुख चेहरे वही प्रचंड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, सभी वही लोग हैं। पिछले 3 दशकों से वाम राजनीति की धुरी में यही लोग घूम रहे हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यही नेतृत्व तब भी केंद्र में था जब वाम शक्तियां सत्ता में थी और यही तब भी थे जब वाम मोर्चे का विघटन हुआ था। यानी न नेता नए, न नीति नई, केवल नारा नया। तो यह साफ दिखता है कि नई बोतल में पुरानी शराब जैसा प्रतीक वास्तव में इन्हीं के लिए कहा जा सकता है। क्या यह वैचारिक पुनर्गठन है या सत्ता का साझा मंच? नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की 23 बिंदुओं की प्रतिज्ञा में संविधान रक्षा, संघीयता, सुदृढ़ीकरण, समानता, सामाजिक न्याय, युवाओं की भागीदारी और सार्वभौम की बहुत सारे वादे किए गए हैं, परंतु
ये सारे वादे पहले भी हर वाम घोषणा पत्र में किया गया था। माधव कुमार नेपाल ने पुराने दलों की गलती सुधार कर हम नया रूप देंगे कहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वही पुराने लोग वही सोच वही कार्य पद्धति दोहरा रहे हैं तो नया रूप आखिर कहाँ से आएगा। यह एकता राजनीतिक सिद्धांतों के मेल में अधिक राजनीतिक समीकरण का उत्पाद लगती है। यहाँ विचारधारा से अधिक साझा अस्तित्व की चिंता दिखती है। जनता और युवा कहाँ है इस कहानी में? पार्टी के दस्तावेजों में युवाओं, महिलाओं और श्रमिक वर्ग की बात अवश्य की गई है, लेकिन युवा नेतृत्व का अभाव साफ साफ दिख रहा है। नई पीढ़ी के नेता अब जैसे जनार्दन शर्मा, घनश्याम भूषाल, राम कुमारी झांकरी इस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हैं। यह दर्शाता है कि यह वाम एकता युवाओं के जोश से नहीं बल्कि पुराने नेतृत्व के डर से प्रेरित होकर आए हैं। डर कि कहीं अगली पीढ़ी उनकी जगह न ले ले। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने स्पष्ट कहा है कि यह एकता जनता की आकांक्षा नहीं बल्कि निजी स्वार्थ की पराकाष्ठा है। यह आत्मरति के सिवा कुछ नहीं है। अब इसका राजनीतिक अर्थ, शक्ति या शून्यता की स्वीकृति। प्रचंड ने इसे एकता को देश बचाने का अभियान बताया है और कहा कि अब कम्युनिस्ट एकजुट होकर विदेशी चाल खेल रोकेंगे। लेकिन यही बयान उन्होंने 5 वर्ष पहले भी दिया था जब माओवादी एमाले एकजुट हुए थे। इसलिए यह प्रश्न जायज है कि क्या यह वास्तव में विदेशी प्रभाव रोकने का प्रयास है या फिर सिंह दरबार सत्ता के गलियारों में अपनी जगह पुनः सुरक्षित करने का प्रयास। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में यह प्रवृत्ति बार बार दिखी है कि जब भी वाम दल कमजोर होते हैं वे एकता का कार्ड खेलते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता की संभावना बढ़ती है वही एकता नेतृत्व विवाद में टूट जाती है। संगठन का आकार, दिशा और संभावनाएं। नवगठित पार्टी का चुनाव चिन्ह 5 कूने तारा रखा गया है जो पहले समाजवादी पार्टी द्वारा पंजीकृत था। पार्टी का विधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही पद पर 2 बार से अधिक नहीं रहेगा। अगर यह नियम वास्तव में लागू हुआ तो यह नेपाल की वाम राजनीति में एक ऐतिहासिक सुधार होगा। लेकिन विगत अनुभव बताते हैं कि ये सारे नियम केवल कागज पर ही रह जाते हैं। संघीयता और सामाजिक न्याय पर क्या नया दृष्टिकोण है? पार्टी ने संघीय ढांचे को मजबूत करने, संविधान की रक्षा और समावेशी शासन की प्रतिबद्धता जरूर दोहराई है, लेकिन आज संघीयता का संकट यह है कि प्रदेश सरकारें खुद अस्थिर और कमज़ोर हैं। अगर नया संगठन इन विषयों पर ठोस नीतियाँ नहीं लाती तो यह एकता केवल नारा बनकर रह जाएगी। जनता अब केवल नारों पर नहीं नतीजों पर विश्वास करती है। वाम राजनीति की दिशा पुनर्जन्म या पुनरावृत्ति। नेपाल के वाम पंथ ने देश को संविधान, गणतंत्र और संघीय ढांचा दिया है, यह निर्विवाद है। पर अब वही वामपंथ शक्ति विचारहीनता और व्यक्ति पूजा में फंस गई है। आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का यह रूप एक वैचारिक पुनर्जन्म नहीं बल्कि राजनीतिक पुनरावृत्ति जैसा लगता है। जब तक वाम राजनीति आत्ममंथन नहीं करती, जनता की आकांक्षाओं से नहीं जुड़ती और नेतृत्व पीढ़ी परिवर्तन का साहस नहीं दिखाती, तब तक ऐसी एकताएं बार बार बनेगी और बार बार टूटेगी। अब अंत में नई बोतल में पुरानी शराब का यथार्थ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कागज पर भले ही
ऐतिहासिक लगे, लेकिन इसका आत्मा अभी भी अतीत के बोझ से मुक्त नहीं हो पाई है। यह पार्टी तभी विश्वसनीय बन सकती है जब यह नेतृत्व में पीढ़ीगत परिवर्तन लाए, आंतरिक लोकतंत्र को व्यवहार में उतारें, सत्ता लाभ से ऊपर उठकर जनता के मुद्दों पर केंद्रित हों और युवाओं को केवल भाषण में नहीं बल्कि निर्णय प्रक्रिया में शामिल करें। अन्यथा यह एकता इतिहास की वह पुरानी पटकथा दोहराएगी जहां पुराने पात्र नई भूमिका में मंच पर लौटते हैं, पर अंत में कहानी फिर वहां समाप्त होती है। वाम एकता, अवसर और असफलता की पुनरावृत्ति। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट में लिखें आपके अनुसार क्या यह वाम एकता नेपाल की राजनीति को नई दिशा दे पाएगी। आप देखते रहिए हमारा हिमालिनी टीवी यूट्यूब चैनल। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।